अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। तो हमारे 7 चैप्टर हो गए थे फ़िज़िक्स के, तो आज हमारा चैप्टर है 8 वेव्स। पहले मैं बता दूं कुछ चीज़ें इस चैप्टर के बारे में। प्रीवियस ईयर्स में ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा ई कैट के हवाले से, यानी कि मैं अगर चले जाऊँ 2015, 14, 13, 12 की तरफ, तो तब इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस चैप्टर से एमसीक्यूज़ काफ़ी आना शुरू हो गए हैं। ये चैप्टर काफ़ी हद तक अब इम्पोर्टेंट है, मतलब ये नहीं कह सकते कि इसमें से ज़्यादा नहीं आएगा या एक आधा एमसीक्यू सिर्फ आ जाएगा। नहीं, अब इसमें से प्रॉपरली पेपर आना शुरू हो चुका है। एमसीक्यूज़ आना 2-3 आ सकते हैं, कंफर्म नहीं, लेकिन होपफुली 2-3 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस चैप्टर के जो मेरे अपने नोट्स बने हुए थे ना, उसके कुछ पेजेस जो थे वो मिसप्लेस हो गए थे, जिसकी वजह से इस चैप्टर को मैं डिटेल से कवर नहीं कर सकूंगा इस वक्त। तो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डॉपलर इफ़ेक्ट है या स्टेशनरी वेव्स हैं या बीट्स वाला जो था, तो आपको खुद देखने पड़ेंगे। अगर आप लोग वैसे कहेंगे तो मैं उन एक दफ़ा उन्हें अच्छे से स्टडी करके उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों वो निकाल लूँगा, अगर कहेंगे। अदरवाइज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो मेरे इस नोट्स में थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो पहले तो है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कैन अकर बाय टू वेज। दो तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। एक क्या है, थ्रू मैटर, और एक है थ्रू वेव। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है मैटर के केस में, तो सिर्फ एनर्जी नहीं, एनर्जी, मोमेंटम और मास भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है। लेकिन जब वेव्स के केस में है, एनर्जी और मोमेंटम सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, मैटर वहीं पे नहीं, मतलब साथ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। एक एग्जांपल मैं दे दूँ तो जैसे एक आप पानी एक एक टब में पानी भर लें, उसके एक साइड पे कोई पेंसिल, कोई भी रॉड हो, वो ऊपर नीचे मूव करवाए, तो उसकी वजह से आप साथ एक बोतल का ढक्कन भी रख दें एक जगह पे, या कोई भी चीज़ रख दें ऐसी जो पानी की सतह पे फ्लोट करे वहाँ पे। तो जब वो आप रखेंगे तो उससे ऊपर नीचे मूव करवाएंगे ना, तो वो उस जो पेन या रॉड होगा वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, लेकिन वो उस जगह पे मौजूद जो चीज़ होगी उससे आगे ज़रूर पहुंचा देगा, एनर्जी या मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। Wave motion as a method of energy transportation in which particle of medium vibrate about their mean position and energy is also transferred from one place to another place। ये जैसे कि मैंने अभी बात की थी। टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव, मैटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव के बारे में भी अच्छे से पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में हम अब आगे देखेंगे भी। लेकिन मैटर वेव के बारे में कोई ख़ास ज़्यादा है नहीं। मैटर वेव इन समझ लें कि जो है ना, एक थ्योरी है पार्टिकल ड्यूअलिटी, जो थ्योरी है मैटर पार्टिकल जो है ड्यूअल थ्योरी, उससे रिलेटेड है वो। विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। मैकेनिकल वेव्स को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैटर वेव विच आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैटर। मैटर वेव मूविंग पार्टिकल्स के साथ जो होती हैं उन्हें मूविंग मैटर वेव कहा जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, वेव्स विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW अगर शॉर्ट फॉर्म में जाएँ तो। travel fast in space and speed is approximately near to the speed of light। तो ये फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे जाते हुए कम होगी और वेवलेंथ बढ़ रही होगी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। ये रिलेशन आप कहाँ से इस वक्त, वैसे तो बुक में मौजूद होगा, मुझे एक फार्मूला 9th क्लास का भी था जिसमें इसका रिलेशन था। वो आई थिंक ये था V इक्वल टू शायद F लैम्डा। तो इससे भी यही पता चलता है कि ये दोनों आपस में इन्वर्स है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो रही होगी। इस तरह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है गैमा रेस की होती है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो वेव्स की होती हैं, लेकिन जो हाईएस्ट वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स की होती है और लोएस्ट वेवलेंथ जो है वो गैमा रेस की होती है। विजिबल पोर्शन, उसके अलावा जो बीच में है एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज। विजिबल रेज को लाइट भी कहते हैं। ये विजिबल पोर्शन ऑफ इफनी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइट।
ऑल दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू वैक्यूम विद द स्पीड एज स्पीड ऑफ लाइट, यानी वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है वो समझ लें स्पीड ऑफ लाइट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। although they travel different speed when they travel through a medium place like a gas, लेकिन जब कोई मीडियम हो तो उसमें इनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है। c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर लेंथ, ऑल द बुक का फार्मूला है ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव डिफरेंट एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। जैसे कि अभी हमने पीछे रिलेशन देखा था, ऊपर से नीचे जाते हुए फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी और नीचे से ऊपर जाते हुए वेवलेंथ कम हो रही थी। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वेयर एन इज इक्वल टू सी बाई वी। फ्रीक्वेंसी इज नॉट मीडियम डिपेंडेंट बट इट इज़ सोर्स डिपेंडेंट, जो फ्रीक्वेंसी है ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, सोर्स पे डिपेंड करती है। For the propagation of wave, three properties of medium are required: elasticity, inertia, low resistance of medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। रेड लाइट हैज़ हाईएस्ट स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू द मीडियम, स्पीड इज मीडियम डिपेंडेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट। अच्छा जी, उसके बाद आगे कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं एक तरह से कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, यानी इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर लाउडनेस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस बढ़ेगी। इसी तरह एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, या पिच बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, लाउडनेस, यानी ये इन सब का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ये अगर कहूँ कि किसी चीज़ की या कोई मीडियम ऑब्जेक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई हुई है, यानी कोई सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, या 2 टाइम्स कर दी है 4 टाइम्स कर दी है तो लाउडनेस भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, इंटेंसिटी भी उसी तरह से बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड भी उसका उसी तरह से बढ़ेगा और पिच भी उसकी उसी तरह से बढ़ेगी जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ट्रांसवर्स वेव्स, oscillation of particles is perpendicular to the direction of propagation, v particle perpendicular to v wave, एंगल बनता है 90 डिग्री का। ये होती कैसे ट्रांसवर्स वेव्स, ये इस तरह से मूव इस तरह कर रही होती हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में की तरफ मूव कर रही होती हैं उसके साथ एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है। Longitudinal waves, oscillation of particles is parallel to the direction of propagation, v parallel to v w, एंगल बन रहा है 0 डिग्री का। और longitudinal waves इस तरह होती हैं, किसी पॉइंट पे पास किसी पॉइंट पे थोड़ा दूर, इस तरह से जैसे वो वाइब्रेशन के केस में हो रहा होता है। ट्यूनिंग फोर्क वाली एग्जाम्पल शायद आप लोगों ने 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ी होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स। मेरे पास इसकी वजह से मेरे पास प्रॉपर्टीज़ पहले 7-8 तक लिखी हुई थी, लेकिन मैंने जैसे बताया वो नोट्स मिसप्लेस हुए हैं तो इस वक्त 3 मौजूद हैं। EM वेव्स डू नॉट हैव देयर ओन फील्ड, इनकी अपनी फील्ड नहीं होती। ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस, या सिंपली कह दें कि ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। इस चैप्टर के बारे में बस इतना ही था। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास नोट्स नहीं रहे, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं जो एंड वाले आपके हैं टॉपिक्स, डॉपलर इफेक्ट है जैसे, या स्टेशनरी वेव्स का है, या बीट्स का है, उन्हें अच्छे से देखिएगा, उनके फार्मूले दिमाग में रखिएगा। इवन वो जो टेंशन वाला है फार्मूला वो तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उससे रिलेटेड 2017 में इस चैप्टर से ना 2017 में शायद 3-4 MCQs आए थे और वो देख के ना खौफ आ रहा था बाकायदा। MCQs इस तरह के थे, ट्रिकी थे, आसान थे, लेकिन खौफ आ रहा था। वो एक उसमें जो मुझे थोड़ा सा याद है इस वक्त, इस तरह से कोई शेप बनी हुई थी तो उसमें उसने वेवलेंथ पूछी हुई थी, कुछ इस तरह से थी उसकी शेप। ठीक है, हम चैप्टर वैसे डिस्कस करेंगे, पास पेपर्स तो उसमें आएगा इंशाल्लाह, देखेंगे ये भी 8 चैप्टर जब आएगा। तो ये मतलब स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है बाज़ वक़्त क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन की एक जो पिक बनी हुई होती है ना वो एक ऐसे खौफनाक सी होती है कि बंदा देख के हिल जाए, लेकिन वो बहुत आसान होता है। असल में वो ऐसे कर देते हैं कि पज़ल हो। जो आपका ECAT का एग्ज़ाम होता है ना वो आपके माइंड के साथ खेलना होता है असल में।
तो चीज़ें होती आसान ही हैं, देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही होती हैं। हम इंशाल्लाह जब ई कैट आएगा तो इस पे सेशन भी रखेंगे कि पेपर को कैसे टैकल करना है, ये चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह डिस्कशंस हमारी होंगी। और इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि जो नेक्स्ट चैप्टर 9, 10 और 11 वो भी 11 तो इम्पोर्टेंट है, 9, 10 एक टेम्परेरी है, मतलब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें जो चीज़ें मैं करवा दूँगा वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं कि उस पूरे चैप्टर को हैंडल कर रही होंगी, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आ रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें थोड़े टॉपिक शॉर्ट हैं, जैसे कि मेरे 8, 9, 10 के पेजेस गुम हो गए थे कुछ, जिस वजह से वो नोट्स थोड़े मिसप्लेस्ड हैं और मतलब पूरी डिटेल में नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। एंड पे जाके काफ़ी ज़्यादा फजूल बात भी हो गई है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे ख्याल में जैसे कि उसके व्यूज़ या कह सकते हैं कि फ़ीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, तो उससे ये पता चल रहा है कि अभी तक ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला कि मैंने ये सीरीज़ शुरू कर दी, क्योंकि हम इतना लेट शुरू की, जिस वजह से अक्सर पब्लिक शायद चैनल से डिटैच हो गई हो। तो मैं काइंडली उन्हें भी इन्फॉर्म करें, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, और अपने जूनियर्स को भी इन्फॉर्म करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।